नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखेंगे महिला प्रेक्षक भर्ती का 17वां वीडियो है। और इस टॉपिक में देखेंगे योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको सर्वप्रथम देखते हैं कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान पर है। 7वां सबसे बड़ा देश है अपना भारत। अगला है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रति वर्ष कितने दिन पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो 25 क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रति वर्ष कुल कितने दिन पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। सही जवाब क्या जाएगा, 300 दिन रहेगा। ठीक है, 300 दिन कराया जाता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा है, उस चीज़ को देखना कि आंगनबाड़ी में रविवार को छोड़कर, यानी कि 365 दिन में रविवार को छोड़कर औसतन अगर माह में पूछता है तो 25 दिन का रहेगा। और अगर साल में पूछता है तो फिर 300 दिन का पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। अब कभी-कभी यहाँ पर अगर महीने का पूछते हैं ना तो आपको 25 दिन लिखना अनिवार्य है। इसका आंसर 25 रहेगा। अगला है, आदिवासी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का मासिक किराया दिया जाता है। अब मान लीजिए सरकार आंगनबाड़ी खोल रही है, ठीक है, जैसे कि आदिवासी क्षेत्र में, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास भूमि नहीं है, तो इनके लिए क्या है, किसी और के घर में आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। तो उनके लिए कितने रुपए जो है मासिक किराए के तौर पर रखा गया है, ये रहेगा 200 रुपये रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखे थे महत्वपूर्ण जानकारी, अगर ग्रामीण क्षेत्र है या आदिवासी क्षेत्र है उसके लिए 200 रुपये किराया है, मासिक किराया। अगर शहरी क्षेत्र है तो उसके लिए है 750 रुपये मासिक किराया रहेगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके संविधान से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। ये रहेगा अनुच्छेद 21 है ना। अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। अब इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में भोजन का अधिकार भी सम्मिलित है। देखो, हमारे जो न्यायालय है ना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य का व्यक्ति अगर भूखा मरता है तो ये जो है उस राज्य के लिए शर्म की बात है कि वहाँ भूखा मरा है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है। ठीक है, और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति भूखा मरता है तो वो जो है उस राज्य के लिए, उस सरकार के लिए यहाँ बहुत ही बड़ा जो है एक समझो गलत बात है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत इस बात का सीधे तौर पे उल्लेख नहीं किया गया है कि जीवन और स्वतंत्रता का, लेकिन उसके अंतर्गत इस बात का जरूर उल्लेख है कि जीवन और स्वतंत्रता के क्षेत्र में भोजन का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया है। चौथा प्रश्न है, किशोरी बालिकाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कितने ग्राम से कम होने पर उसे एनीमिया ग्रसित कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये जवाब रहेगा 12 ग्राम से कम रहेगा। ठीक है, 12 ग्राम से अगर कम रहता है तो ये समझो कि इसे एनीमिया से ग्रसित कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है तो यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जो पॉइंट रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको समझते हैं। सामान्य रूप से अगर पुरुषों में देखा जाए तो 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम तक जो है प्रति डेसीमीटर यहाँ जो है ब्लड होना चाहिए। खैर अलग अलग माप है, वजन के हिसाब से 6 ग्राम होना चाहिए या कुछ ऐसे टाइप के कुछ प्रश्न रहते हैं। अगर यहाँ पर क्या बोलोगे सामान्य रूप से, तो 13.5 से 17.5, 17.5 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो है और जो है नुकसानदायक है। और जो है 13.5 से कम रहता है, इसका मतलब ये एनीमिया का है। और महिलाओं में भी उसी प्रकार से है, 12 से 15.5 ग्राम तक होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो वहाँ एनीमिया से ग्रसित है। अगला है, 9 से 12 महीने की उम्र में शिशुओं का किस विटामिन की प्रथम खुराक दी जानी चाहिए। 9 से 12 महीने के जो शिशु रहते हैं उसको किस विटामिन का प्रथम खुराक दिया जाना चाहिए। विटामिन ए की खुराक दिए जाना चाहिए। अब देखे थे यहाँ पर विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए का स्रोत है अंडा, दूध, पनीर, हरी सब्जी और मछली के यकृत से, यानी कि मछली के तेल से। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और इसका रोग कौन सा है, रतौंधी है, संक्रमण रोग है और जीरोप्थेल्मिया है। ये जो है आंखों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगला है, बाल मृत्यु दर निकालने का सूत्र है। तो बाल मृत्यु दर निकालने का सूत्र क्या रहता है,
ये रहता है 1000 जीवित बच्चों में शिशुओं में से 1 वर्ष या कम उम्र में मरे हुए शिशुओं की संख्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए रहेगा। जैसे कि क्या होता है, महिला मृत्यु दर में 1 लाख की संख्या के हिसाब से गिनता है, ठीक है? लेकिन जैसे कि बाल मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर है, उसमें 1000 जो जीवित बच्चे हैं, जैसे कि 1 साल के अंतर्गत जीवित बच्चे में से कितने बच्चे का मौत हुआ है, उसे जो है बाल मृत्यु दर के अनुसार निकाला जाता है उस सूत्र में। अगला है, कैल्शियम में कौन सा अंग मजबूत होता है? आपको बताना है कैल्शियम से कौन सा अंग मजबूत होता है। तो ये रहेगा दांत रहेगा, ठीक है? दांत है, हड्डी है, ये सभी कैल्शियम से बने रहते हैं, तो ये जो है ज़्यादातर मजबूत होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि दूध या दूध से जो बने पदार्थ है, जैसे कि दही और छाछ है, मक्खन है, घी है, पनीर है, चीज़ है, आदि में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। अगला है, समेकित बाल विकास परियोजना के बारे में निम्न में से सही तथ्य को चुनिए। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, समेकित बाल विकास परियोजना। अब इसके अंतर्गत आपको सही तथ्य को चुनना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 100% राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित होता है या 100% केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से, या केंद्र और राज्य का जो अंशदान रहता है 50-50 रहते हैं। तो इसमें जो सही जवाब आ जाएगा बी नंबर रहेगा, जो कि सामेकित बाल विकास परियोजना 100% केंद्र सरकार की यहाँ योजना है, जो कि इनके, देखो योजना तो अलग है, हालांकि वो राज्य सरकार भी चालू करता है, उसी के माध्यम से उस चीज़ का क्रियान्वयन करता है, लेकिन इसमें पूरा वित्तीय सहायता वह केंद्र का रहता है। यहाँ पर देखे थे कि भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को समेकित यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं आरंभ कर आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की थी। अगला है, किसी गर्भवती महिलाओं के रक्तचाप की मानक उच्चतम सीमा होती है। तो मानक उच्चतम सीमा क्या होती है? ये रहेगा सी नंबर रहेगा, ठीक है? 120 से 90 तक रहता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि सामान्य बीपी कोई भी रहेगा, महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए सामान्य बीपी होना चाहिए 120 से 80 तक होना चाहिए, ना इससे कम ना ज़्यादा। हालांकि थोड़ा बहुत कम होता है चल जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला तो ठीक है 120, लेकिन नीचे वाला जो है 10% बढ़ गया है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि वह गर्भवती है। अगला है, चूहों द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूहों के माध्यम से कौन सी बीमारी फैलाई जाती है? ये रहेगा प्लेग रहेगा। अब हालांकि चूहों के लिए नहीं है, इसके साथ 2-3 और वजह है, लेकिन जब वजह में आपको सिर्फ चूहा दिया है और ऑप्शन में प्लेग दिया है, तो इसका आंसर बी नंबर सही रहेगा, ठीक है? यहाँ पर देख लेते हैं, प्लेग में फेफड़ों में होने वाला यह रोग है, बहुत बहुत तेज बुखार और शरीर में गिल्टियाँ आने लगता है। अगला है, आंगनबाड़ी केंद्रों में किसी गर्भवती महिला को प्रतिदिन दलिया की मात्रा कितनी दी जाती है? तो आंगनबाड़ी के माध्यम से दलिया दी जाते हैं। अब उस दलिया को जो है, जो गर्भवती महिला है उन्हें कितना दिया जाता है प्रतिदिन के हिसाब से? ये रहेगा 160 ग्राम, 160 ग्राम के हिसाब से दिया जाता है। अगला है, महिला स्व सहायता समूह में हितग्राहियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि महिला स्व सहायता समूह चलते हैं, चाहे शहर हो या गांव हो, सभी जगह छाया हुआ है ये सब चीज़, है ना? तो इसमें जो है एक हितग्राही के लिए, यानी कि वो उस महिला सदस्य का उम्र कितना होना चाहिए? 18 से 65 वर्ष, है ना? 18 से जो कम वर्ष के रहते हैं उसे शामिल नहीं किया जाता, और जो 65 वर्ष से अधिक है उसे भी शामिल नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर 18 से 65 वर्ष तक से आयु होना चाहिए। अगला है, महिला स्व सहायता समूह में पंचसूत्र में एक नहीं है। तो पंचसूत्र मैंने आपको बताया था जब शुरू में महिला स्व सहायता समूह जब पढ़ाया था, उसमें पंचसूत्र क्या होता है, तो उसमें एक शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं? जैसे कि मासिक बचत है, साप्ताहिक बैठक है, साप्ताहिक बचत है, या नियमित आपसे ऋण प्रदान करना है। मासिक बचत रहेगा। देखो, आप ना कोई भी महिला स्व सहायता समूह है उसे जाकर पूछना कि आप लोग किस आधार पे पैसा जमा करते हो। वो लोग जो है साप्ताहिक बैठक तो ज़रूर करता है, उसके साथ-साथ साप्ताहिक बचत करता है, और साप्ताहिक बचत में कितना है, ₹10 है या ₹20 है। अब इसे जो है हफ्ते में ना जमा करके वो लोग क्या करते हैं, महीने में बचत करते हैं। अगर 4 हफ्तों का होता है 1 महीना, तो फिर अगर ₹20 कर रहा है तो कितना हो गया, ₹80 ले जाके वो लोग जमा कर देते हैं महीने में। लेकिन उसे हम मासिक बचत नहीं कहेंगे, ये साप्ताहिक बचत के अंतर्गत है। लेकिन क्या है, जो समूह वाले लोग रहते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से हफ्ता में ना करके महीने में कर देते हैं जमा। यहाँ पर देखते हैं पंचसूत्र के अंतर्गत और कौन-कौन से हैं। एक तो है साप्ताहिक बैठक है, साप्ताहिक बचत है, नियमित आपसी ऋण प्रदान करना है, नियमित ऋण वापसी करना है, और समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी बाल विवाह में
सहायता करता है तो अधिनियम के तहत कितने वर्ष के कठोर कारावास होता है। मान लो किसी घर में बाल विवाह हो रहा है, अब कोई बाहर के व्यक्ति आकर उसे सपोर्ट करता है, नहीं नहीं आपको बाल विवाह करना चाहिए, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, मेरे वो है, मेरे नेता है, ऐसा अगर सपोर्ट करता है ना, तो वो जो है अधिनियम के अंतर्गत बाइज्जत 2 वर्ष का कारावास उसे होना चाहिए, और ये होता भी है। यहाँ पर देखते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कोई व्यक्ति इस विवाह में सहायता करता है या आचरण करता है या निर्देशित करता है या उसका पालन करता है तो उसे 2 वर्षों का कठोर कारावास, कठोर मतलब पता है ना, मतलब उसे बंद करके रखता है, और साथ ही 1 लाख रुपए तक से जुर्माना होता है। अगला है आईपीसी की धारा 304 ख संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 304 क्या है, संबंधित किससे है, किसी स्त्री की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट से अगर होता है तो इसे जो है आईपीसी की धारा 304 ख में सम्मिलित किया गया है। अब इसके जैसे कि मौत है वहाँ, देखो यहाँ पर क्या है, मृत्यु है, तो मृत्यु की वजह क्या है, यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। जब किसी स्त्री की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट से अथवा विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति में होती है और यह पाया जाता है कि उनकी मृत्यु से पहले उन्हें दहेज हेतु परेशान करता था, तो पति या नातेदार को मृत्यु का कारण माना जाता है। कहने का मतलब यही है कि 7 वर्ष के भीतर अगर उस महिला का मृत्यु हो जाता है, जिसमें देखने पर ऐसा लगे कि नहीं ये तो ऐसा नहीं कर सकता, ये लड़की तो बढ़िया है लेकिन ऐसा क्यों किया है? अगर ऐसा वाला प्रश्न उठता है, उससे देखकर लगता है कि ये लड़की तो ठीक है लेकिन ऐसा मृत्यु नहीं होना चाहिए, तो समझ जाओ ये जो है दहेज के लिए होता है। और इसके लिए क्या है कि अगर उसके कुछ समय पहले अगर दहेज से संबंधित कोई वाद-विवाद है या झगड़ा होता है, तो ये भी इसमें शामिल होता है और इसके लिए उसके पति है और उसके घर परिवार के लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा, देखो यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं, जब बार-बार 2 शब्द आ गए भारतीय दंड संहिता की धारा, अभी जो है क्या चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, सभी को पता है ना, संसद टीवी आप लोग देखते हो ना, आप लोग ज़रूर देखना, वहाँ पर बहुत सारे जीके मिलते हैं। भारतीय संसद टीवी में देखना कि गृह मंत्री कौन है? अभी अमित शाह है। उसके द्वारा जो है 3 जो धारा है उसका नाम को परिवर्तन किया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर पहले से छप गए हैं। अभी जो बताऊँगा अभी करंट अफ़ेयर वो नहीं आएगा, तो वो बाद में आपको जब करंट अफ़ेयर आएगा ना तब बता दूँगा, ठीक है? उसमें हुआ क्या है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता लिखा है, तब वो उसमें नाम को परिवर्तन किया है कि नहीं अभी इसे जो है शब्द गलत है। अब इसकी जगह क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता, ऐसा शब्द होना चाहिए, भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता, अब इसे भारतीय न्याय संहिता के रूप में रखा जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत निर्दयता से संबंधित है। तो निर्दयता से क्या संबंधित है, केवल शारीरिक निर्दयता रहेगा। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि यदि किसी स्त्री के पति या नातेदार द्वारा उस स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा तो वह 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने के लिए भी दंडित किया जाएगा। क्रूरता मतलब क्या होता है, उसे मारना है, पीटना है, जलाना है, या उसके जो है अंग को प्रताड़ित करना है, या उसके मायके वालों को उसके सामने गाली देना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सभी चीज़ उसके अंतर्गत आता है 498 की धारा ए के तहत। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विवाह, यहाँ पर काल हो गया है, सॉरी सुधार लेना इसको, बाल रहेगा, ठीक है। बाल विवाह के संबंध में कौन सा अधिनियम प्रभावशील है, आपको बताना है कि अभी वर्तमान में कौन सा अधिनियम प्रभावशील है, आपको बताना है। ये रहेगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अभी चल रहा है। अगला है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा में जैसे कि महिलाओं का संरक्षण करना है, अधिनियम 2005 में आया था, तो वो कब से लागू है आपको बताना है। ये रहेगा 26 अक्टूबर 2006। मैंने बताया था 2005 में हालांकि अधिनियम लाया गया था लेकिन लागू 26 अक्टूबर 2006 को हुआ है। इसके अंदर क्या है कि महिला के जीवन, अंग, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कुशलता को नुकसान पहुंचाना अथवा खतरे में डालना इसे सम्मिलित शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक अथवा आर्थिक उत्पीड़न से है। अगला है, पीएनडीटी एक्ट 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएनडीटी मतलब क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रहेगा, ठीक है, टेक्निक रहेगा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। अब यहाँ पर देखे थे ऑप्शन को, पहला ऑप्शन क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है भ्रूण परीक्षण को रोकना, ये भी सही बात है। तीसरा है गर्भधारण के पूर्व लिंग चयन को रोकना, ये भी सही बात है। तो उपयुक्त तो सही आंसर रहेगा।
अगला है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है कहाँ पर है? रायपुर में है। रायपुर में है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का मुख्यालय और इनका जो गठन है वहाँ 23 मार्च 2001 को। एक बार पुनः बता देता हूँ कि कई बार जो है बुक में 24 मार्च 2001 लिखा रहता है, ठीक है? महिलाओं को आने महिलाओं को होने वाले अपराधों या अत्याचारों पर त्वरित कार्यवाही के लिए इसका गठन किया गया है। अगला है नशाबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन निम्न तिथि से प्रारंभ होती है। तो जो है प्रति साल जो है जैसे कि नशा मुक्ति या नशाबंदी कार्यक्रम का संचालन किया जाता है 1 हफ्ते के लिए। तो कौन सा माह में? ये रहेगा 2 अक्टूबर से, है ना? अक्टूबर की जो 2 तारीख है, तो 2 तारीख से ही जो 1 सप्ताह तक चलता है नशाबंदी का कार्यक्रम। अगला है राज्य में मातृ शिशु दर को कम करने के लिए संचालित योजना का नाम है। अगर प्रश्न आता है कि मातृ शिशु दर की जगह अगर मातृ मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर को कम करना है तो ये रहेगा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ही आता है। अगला है महतारी दुलार योजना में प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो महतारी दुलार योजना क्या है? ये रहेगा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है और निःशुल्क शिक्षा तो पहले भी चलता था, लेकिन ये क्या है महतारी दुलार? ये दरअसल हुआ क्या था कि कोरोना काल में जो भी बच्चे अपने माता पिता या अभिभावक को खो चुके हैं, तो उन बच्चों को सरकारी खर्चे पर पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस साल जो है नया अपडेट आप नोट कर लेना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा क्या किया है कि जो सरकारी बच्चे पढ़ रहे थे यानी कि सरकारी स्कूल में वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे और उनके अभिभावक खत्म हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गए हैं, तो उससे प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में पढ़ाया जाएगा सरकारी खर्चे पे। यहाँ पर 24वां प्रश्न लिखते हैं बच्चे के जन्म के सामान्यतः कितने दिनों तक माँ के स्तनों में से अमृत समान पीला गाढ़ा दूध निकलता रहता है? आपको बताना है कितने दिनों तक ये चीज़ होता है? ये रहेगा 3 दिनों तक, ठीक है? ये जो है अमृत तुल्य है, यानी कि ये जो अगर दूध पीने से जो कोई बच्चा रह जाता है, तो समझो उसके जो है जो होना चाहिए मतलब उसके शरीर में विकास होना चाहिए, उनके जो है शरीर में डेवलपमेंट होना चाहिए, वो क्या है थोड़ा-सा कम रहता है अन्य की अपेक्षा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3 दिनों तक रहता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रश्न है, क्या बोला गया है कि स्वास्थ्य बच्चा कार्यक्रम के अंतर्गत नंगत पीला स्वास्थ्य बच्चा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्रारंभ किया गया है? देखो एक योजना है जिसका नाम क्या है नंगत पीला स्वास्थ्य बच्चा कार्यक्रम। अब ये छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से इस चीज़ का प्रारंभ किया गया है आपको बताना है। राजनांदगांव है, बिलासपुर है, कोंडागांव है या दुर्ग है? इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।